नमस्कार। चलिए आज सुनते हैं 14 फेरे श्रीमती गौरा पंत शिवानी द्वारा लिखे गए उपन्यास का छठा भाग। अभी तक हमने सुना कि कैसे कर्नल कलकत्ते में रहते हैं और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ जो व्यवहार किया उससे वो सन्यासिनी बन गई और उनकी पुत्री अहिल्या कलकत्ते में पढ़ी बढ़ी और बिल्कुल बंगालन बन गई है। अब कर्नल अपने भाई की बेटी की शादी में अहिल्या को लेकर अल्मोड़ा आए हैं। अहिल्या रात में अपनी ताऊ की बेटी के साथ सोई और दोनों में इतना ज़्यादा बहनापा हो गया कि अहिल्या को बहुत अधिक ठंड लगने पर बसंती ने उसे नया बिना स्वेटर जो उसने अपने राजू दादा के लिए बिना था पहना दिया। अहिल्या जब सुबह सोकर उठी तो उसे किसी ने झकझोर कर जगा दिया और उससे अपना स्वेटर मांगा। अहिल्या हतप्रभ सी बैठी रही। अब आगे बड़े से लिपे पुते चौके में तीन तीन चूल्हों में आग भड़काए सुभद्रा एक वस्त्रा बनी एक नान सी पतीली में दाल घोंट रही थी। अहिल्या को देखकर पास ही दाल पीसती अपनी प्रौढ़ा भाभी को संबोधित कर बोली, यही है हमारी कलकतिया लल्ला वाली भतीजी। कल शाम ही आए ये लोग। बार बार इसे देखकर अभागी छोटी की ही याद आ रही है। क्या करूं, कलेजा उमड़ा आ रहा। वह काल्पनिक आश्रुजल पोंछती अपनी तापसी देवरानी का ही गुणगान बघाड़ती रही। क्या करूं बोज्यू, ऐसी लक्ष्मी थी इसकी माँ, पर भाग में सुख हो तो तब ना। गिरह में तो शनिचर देवता विराजमान थे, कहाँ से राज भोगती। जिसे भोगना था वह भोग रही है। किल लेने क्यों नहीं कहती अपनी विराट नथ हिलाती उसकी भाभी उड़द पीसना स्थगित कर बड़े मनोयोग से उसकी बातें सुनने लगी। सुभद्रा ने आंचल के कोर से देख लिया कि भाभी ने तब से 2.5 दाना भी उड़द का नहीं पीसा था। इसी से प्रसंग बदलकर उसने पैतरा बदल लिया। पीसी हो बोज्जू, चटपट 4 बड़े उतारूं तब इन स्कूलियों की पलटन को जिमाऊं। बोज्जू को ननद की अनर्गल कमेंट्री में बड़ा ही रस आ रहा था। अहिल्या अनमनी सी बड़ी भाभी के साथ छुआरे कतरवा रही थी। ना चाहने पर भी ताई की फुसफुसाहट उसके कानों में विष घोल रही थी। हाँ तो बंगालिन ने लल्ला पर जादू कर दिया। कुछ दिनों तक सुना बकरा बनाकर छोड़ दिया था। हाय राम, सच? बोज्जू ने सिलबट्टे को एकदम ही खिसका दिया और उकड़ू होकर निकट खिसक आई। और नहीं तो क्या झूठ, खुद तुम्हारे नंदोई कलकत्ता जाकर देख आए थे। मार मैं करके सूने बगीचे में घूम रहे थे। पर कुछ भी कहो बोज्जू, गलती तो नंदी की भी थी। धरती साली की दौलत। किल लेने ननद की कठोर दृष्टि को दूर खिसकाए सिल पर निबद्ध देख बोज्जू ने बट्टा हाथ में लेकर धीर मंथर गति से उड़द पीसने का क्रम पुनः चालू कर दिया। अरे फिर भी हो बोज्जू, नंदी यहाँ आती तो हम सर आंखों पर धरते, पर गई अपनी मायके। मती जो मारी गई थी वहां नहानिया भाभी ने 2 ही दिन में रूप दिखा दिया, फिर किस मुंह से यहाँ आती। अब जोगन बनी बनी फिर रही है, सुना मायापुरी के आश्रम में है। भुवन के बाबू ने तो चिट्ठी भी डाली थी, पर आए तब ना। मन ही मन बोझो जानती थी कि कर्कशा ननद के शासन में बेचारी नंदी आती भी तो किस दुस्साहस से। एकाएक 9 का घंटा बजा और दुस्साहसी घंटे को एक भद्दी गाली निकालकर सुभद्रा ने अपने छोटे नौकर भौनिया को हाँक लगाई। अरे ओ भौनिया छोकरे, बुला स्कूलियों को, उन्हें खिलाऊं, तब कहीं जाकर दूसरी पलटन जीमेगी। घुटनों तक एक धारीदार कच्छा पहने 12-13 वर्ष का भौनिया मालकिन की पर उस हाँक की उपेक्षा कर ठाठ से बीड़ी पीता रहा। ऊंचे कच्छे से निकली उसकी अशोक स्तंभ सी लौह टांगे अंगद के पांव की तरह जमी ही रहीं। खिड़की से झांक कर सुभद्रा ने देखा और चीख कर बोली, अबे ओ छोरे, आता है कि मारूं चिमटा। रुक, आने दे बाबूजी को, आज ही तेरा हिसाब किताब चुकता करती हूँ। भौनिया ने मुस्कुराकर बीड़ी को पत्थर से घिसकर बुझाया और कान में खोसा। उसके ऐसे कितने ही हिसाब किताब हो चुके थे। दिन रात की मालकिन की धौंस ने उसे हद दर्जे का ढीठ बना दिया था। एक अंगड़ाई लेकर वह स्कूलियों के लिए थालियां लगाने लगा। हंस रहा है छोकरा,
मार दांत पीछे कर दूंगी। जा बुला स्कूलियों को। सुभद्रा ने ऐसे स्वर में कहा जैसे वह स्कूलियों को खाने के लिए नहीं, फांसी के तख्ते पर चढ़वाने के लिए बुला रही थी। थोड़ी देर में 4 किशोर बालकों को लेकर भौनिया ऐसे झूमता चला आ रहा था जैसे बेड़ी डाले कैदियों को लिए जेलर चला रहा हो। एक साथ ही कांसे की थालियों पर बहुत सारा भात परस पानी सी पतली दाल डालकर सुभद्रा आचमन कर चौके से बाहर कूद आई। अहल्या का जी भरा है, कैसे प्यारे लड़के थे और कैसे खाना परस कर डाल दिया ताई ने। ऐसी भूसे सी सानी तो उसके घर के ढोरों को भी नहीं दी जाती थी। कर्नल की ऑस्ट्रेलियन गाय को धोने एक सिल्कन बुशर्टधारी ठाठदार ग्वाला आया करता था। चारों सिर झुकाए चुपचाप उल्टे सीधे कॉल डालकर उठ गए। न उनसे कुछ लेने का आग्रह किया गया, न बेचारों ने मुंह खोलकर कुछ मांगने की ही धृष्टता की। उनके जाते ही सुभद्रा पिसे उड़द की थाली लेकर चौके में धम्म से कूदी। उसकी विराट देह के बाहर से कच्ची मिट्टी लिपी धरनी कांप गई और चूल्हे अंगीठियों पर चढ़े विभिन्न पतीलों के ढकने खनखना उठे। अरे बाप रे! दुष्ट भौनिया छौंक सी लगाकर फिर बाहर भाग गया। बड़ी भाभी ने सिर झुकाकर हंसी रोक ली। सुभद्रा के कानों तक शायद भौनिया का रिमार्क नहीं पहुंच पाया था। इसी से वह अपनी चौड़ी हथेली पर पानी लगा पिसे उड़द फैलाती पेशेवर अंदाज से बड़े बड़े बनाकर कढ़ाई में छोड़ती जा रही थी। हींग, कच्चे उड़द और पकते बड़ों की सौंधी खुशबू पूरे चौके में फैल गई। भौनिया आ, अटाली में पानी थाली धर और बाबू साहब लोगों को बुला ला। सुभद्रा ने हाक लगाई, पर प्राय ऐसे ऐतिहासिक क्षणों में भौनिया अपनी सजग बुद्धि का सहारा ले लोटा थामकर दिशा जंगल चल दिया करता था। आज भी वह किसी जादुई बौने की तरह अदृश्य हो गया। रमा ने अहिल्या के साथ पटले बिछाकर पानी धर दिया। मिट्टी की बनी चौकोर कक्षी अटालियों की लक्ष्मण रेखा में घिरकर ही ग्रह के पुरुष जीमते थे। किसी ने छू भी दिया तो उन्हें भूखे ही बाहर निकल आना होता था। अहिल्या को मन ही मन अपने परिवर्तन पर आश्चर्य हो रहा था। अपने घर में उसने कभी सुराही से पानी निकाल कर भी नहीं पिया था और आज वह कठपुतली सी भाभी के पीछे पीछे घूमती काम करवा रही थी। ओ छोटी बहू, कहाँ गई? जरा अपना बनाए टमाटर का सास तो निकालना। हमारे कलकतिया लल्ला जी अंग्रेज आदमी ठहरे, विलायती अचार ही पसंद करे हैं, सुभद्रा ने कहा और ना जाने किस नेपथ्य से भौनिया की व्यंग्यपूर्ण चिढ़ाने की सी आवाज आई। कह हो धुलानी जी, क्या टमाटर की भी सास होती है? और ससुर? अहिल्या को हंसी आ गई। आ छोकरे, तेरे ससुर को भी इस भट्टी में झोंकूं? साला कैसे गायब हो गया ठीक काम के वक्त। बीच रास्ते में कमर पे हाथ धरे क्या हंसे है? क्या फोटो उतारूं तेरा? जा बुला ला साहब लोगों को। अब के अपने मायके गई तो वहीं का कोई कशपुरिया छोकरा लाऊंगी। इन पहाड़िया नौकरों ने तो मेरा दिमाग खाली कर दिया हैगा। झल्लाकर सुभद्रा ने घी गलाने धरा और चीमने वालों की प्रतीक्षा करने लगी। तुहिना एक छोटी शीशी में टमाटर का सॉस ले आई थी। आते ही उसने कभी नमक और कभी रायता लगाकर ऐसी फुर्ती दिखा दी जैसे अब तक वही मोर्चे पर डटी खड़ी थी। भौनिया मस्त हाथी की चाल से सबको लेकर लौटा और सुभद्रा ने छोटा सा घूंघट खींच लिया। वाह लल्ला, आज तो तुम लाग लगा ही लाए। अहिल्या ने आश्चर्य से देखा। सचमुच ही कर्नल नंगे बदन एक चिट्टी धोती पहने पटले पर मुस्कुराता जम गया। हाय पापा! दोनों हाथों से चेहरा ढककर अहिल्या हंस उठी। कर्नल के साथ ताऊजी के दोनों अफसर बेटे शिखा सूत्र संभाले चौके में बैठ गए। उनके साथ ही एक और सुदर्शन लंबा चौड़ा व्यक्ति सबसे कोने की अटाली में बैठ गया। पहले अहिल्या उसे ठीक से नहीं देख पाई थी, पर अचानक आंखें चार होते ही उसके दोनों गाल लाल हो उठे। यही था वो जो उसे रजाई खींचकर बुरी तरह झकझोर गया था। वह भी सकपकाकर सहम सा गया। उधर सुभद्रा अपने स्वादिष्ट व्यंजनों का बखान करती अपने ही मुख मियाँ मिट्ठू बन रही थी। यह अचार हमारी छोटी बहू ने बनाया है लल्ला। फ्रूट का कोरस पास किया हैगा इसने। बड़ी बहू को शायद भौनिया का सास प्रसंग स्मरण हो आया। वह सिर झुकाकर आंखों से धुएं के आंसू पोंछने का उपक्रम करने लगी। अहिल्या भी किसी तरह वहां से बचकर भाग निकलने के लिए छटपटा रही थी, पर स्वभाव से ही धृष्ट अभिया अहिल्या को न जाने किस लाज ने छुई मुई बनाकर धर दिया था। घुटनों में ठुड्डी रखे वह कटे छुआरों को फिर से निरर्थक ही कतरने लगी। अरे रज्जू, सकोरे कुल्हड़ आ गए कि नहीं? जनवासे में 4 पलंगे भी तो कम थीं, सुभद्रा ने पूछा। नहीं बुआ, पलंगे तो अभी नहीं आई। सर्किट हाउस से अच्छी पलंगे मंगवाई है, कुल्हड़ सकोरे उठवाकर गोदाम में धर दिए। अरे कौन सा कद्दू में तीर मार दिया तैने? पलंग रखवाने को तो मैं कल से छींक रही हूँ।
सब हो जाएगा बुआ, क्यों परेशान होती हो? रज्जू ने हंसकर कहा। उस हंसी में बसंती के स्वर की मिठास थी। खाना खाकर पुरुषों की पंगत उठी तो सुभद्रा ने बहू बेटियों को बुलाया। अहिल्या को बड़ी जोर की भूख लगाई थी, पर सुभद्रा की कठोर मुद्रा से सहम कर वह अधपेट खाकर उठ गई। बसंती का खाना सजाकर तुहिना ले जा रही थी। एकाएक सुभद्रा को 1 ही 2 दिन में पराई होने वाली बिटिया का स्मरण हुआ। ले जा बेटी, कमरे ही में थाली ले जा। 1 2 दिन की और है छोरी, फिर तो पराई हो जाएगी। आंखें पोंछकर उसने कहा। तुम भी लगी हो लली, नथ वाली भाभी ने रायता चाट कर कहा। गोकुल की बेटी मथुरा ब्याही, या अल्मोड़ा और 2 कदम पर नैनीताल, आती जाती रहेगी, क्यों जी छोटा करती हो? अच्छी तरह खा लो लली, कल तो तुम्हें निर्जल व्रत धर कर ही कन्यादान करना होगा। उनकी बातों के बीच ही अहिल्या उठकर भीतर चली गई। बसंती ने सामान्य शाही भोजन कर थाली खिसका दी थी और एक मर्दाने कुर्ते में बटन टाँक रही थी। अरे तुमने तो खाया ही नहीं बसंती, अहिल्या ने आश्चर्य से थाली की ओर देखकर कहा। कितना बढ़िया खाना था। सच कह रही हो अहिल्या? मुझे तो बड़ी चिंता हो रही थी, पता नहीं हमारे धुएं भरे चौके में तुमसे खाया भी गया होगा कि नहीं। लेफ्टिनेंट साहब कुर्ता और सूटर मांग रही हैं। भौनिया अपनी चौरस कमर पर दोनों बेलन से हाथ टिकाए खड़ा होकर बोला। अरे रुक जा, बाप रे बाप, ये लेफ्टिनेंट साहब भी बस हुक्म चलाते हैं, कुर्ते के बटन ना होगा तूफान हो गया। रोज एक कमीज टाकने को दे जाते हैं, लगता है चीनी दुश्मनों ने इन्हीं के बटनों पर कस कस कर चांद मारी किए। ले ये रहा कुर्ता और ये है स्वेटर, कट से। बटन का तागा दांत से तोड़कर बसंती ने भौनिया को थमाया और फिर स्वेटर थमाकर अहिल्या की और मुस्कुरा कर बोली। उन्हें क्या पता कि उनका स्वेटर हमारे किस काम आया। अहिल्या जैसे कुछ कहने को हुई और फिर उसका चेहरा लाल पड़ गया। कुछ भी नहीं कह पाई बेचारी। बसंती कहती जा रही थी। मेरे मझले मामा जी के लड़के हैं, नेफा में पोस्टेड हैं आजकल। एक तो इन्फेंट्री में है। दिन रात मामा जी परेशान रहते हैं। बड़ी मुश्किल से 7 दिन की छुट्टी मिल पाई है। मामी इन्हें 3 दिन का छोड़कर मरी थी। नानी जी ने ही पाला था। अब 80 बरस की हैं। ननिहाल के गांव में ही रहती हैं। उन्हीं से मिलकर चले जाएंगे। अहिल्या चुपचाप सुन रही थी। बसंती फिर से कहने लगी। पिछले साल इनकी शादी तुहिना भाभी की बहन राजश्री से लगभग पक्की हो गई थी। फिर न जाने क्या हुआ कि ये हजरत ऐन मौके पर ही ऐंठ गए। वह तो इनके ही बुआ के लड़के दीनू ने बात रख ली, उन्हीं से राजश्री की शादी हो गई। तुहिना भाभी तो कहती हैं उन्होंने कोई ईसाई एयर होस्टेस धर ली है, राम जाने। पर इतना मैं जानती हूँ कि नानी जी के रहते रज्जू दद्दा कभी किसी ईसाई विसाई के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तुहिना भाभी की बहन इतनी सुंदर है, मेम सी गोरी। फिर नैनीताल से सीनियर कैम्ब्रिज भी पास किया था, पर न जाने क्यों इन्हें कोई पसंद ही नहीं आती। नानी जी बस इनके ब्याह की रट लगाए हैं, पर सुने तब ना। वैसे आजकल फिर इनकी बात एक जगह चल रही। लड़की सुना है बड़ी सुंदर है। आज अम्मा ने 5 बजे उन लोगों को चाय पर बुलाया। अगर रज्जू दद्दा पसंद कर लें तो अम्मा आज ही टीका चढ़ा देंगी। तभी तो इतना इतरा रहे हैं हजरत। अहिल्या को भी न जाने क्यों उस अपरिचित लेफ्टिनेंट साहब की प्रस्तावित सगाई में रस सा आने लगा। वह बड़ी उत्सुकता से 5 बजे की प्रतीक्षा करने लगी। पापा के सूटकेस से वह अपने कपड़े और श्रृंगार प्रसाधन का सामान निकाल ले। बसंती के दामी उपहार को देखकर सुभद्रा का वात्सल्य उमड़ पड़ा। आहा, आखिर कुछ कहो। पसंद हमारी अहिल्या बेटी की बहुत ऊंची है। कैसी बढ़िया साड़ी है, और गहने भी कितने सुंदर हैं। आ तो बेटी जरा मेरे साथ। शाम को कुछ औरतों को चाय पर बुलाया है। बीच के कमरे ही में मेरे साथ जरा चाय वाय का सामान लगा दे। अहिल्या उठकर ताई के पीछे जाने लगी। बरामदे में बसंती के रज्जू दद्दा वही स्वेटर चढ़ाए ऐंठे चले जा रहे थे। इस बार अहिल्या ने निर्भीक दृष्टि उठाई, किंतु स्वेटर पर आंख गड़ते ही वह जमीन में गड़ सी गई। इसी स्वेटर को वह रात भर पहने थी और आज उसी स्वेटर को एक अपरिचित पुरुष की छाती पर लगा देख उसका संकुचित हो उठना स्वाभाविक ही था। रज्जू कतरा कर निकल गया और वह ताई का हाथ बटाने में जुट गई। समय से कुछ पूर्व ही निमंत्रित महिलाएं आधम की भारी भारी कांजीवरम साड़ियों में पीले तप्त कांचन से रंगों वाली रौबदार 3 महिलाएं थीं और उनके साथ लज्जा से गड़ी जाती एक 15-16 वर्ष की बड़ी बड़ी आंखों वाली भरे भरे शरीर की किशोरी थी। मोटी सी गोरी महिला उसकी ताई थी। छोटे से कद की दुबली सी कुछ रुग्ण कलेवर की सी महिला कन्या की माँ थी और तीसरे बूटे से कद की रंगीली महिला उसकी चाची थी, जो निसंदेह उस विचित्र दल का नेतृत्व कर रही थी।
आओ जी बैठो। अहो भाग्य कि आज हमारी बिस्ली दीदी को बहन की याद तो आई। सुभद्रा ने गांव तकिया कन्या की चाची की पीठ की ओर बढ़ा दिया। बिस्ली दीदी सुभद्रा के बाल्यकाल की सखी थी। उसी ने पत्र में अपनी सुंदरी भतीजी का उल्लेख कर रज्जू से रिश्ते की प्रार्थना की थी। सुभद्रा की निर्लज्ज दृष्टि बेचारी सिर झुकाए बैठी कन्या की परत खोल खोल कर धर रही थी। वह लड़की तो बड़ी सुंदर है, कहाँ तक पढ़ी है हो बिस्ली दीदी? रज्जू तो हमारा गऊ है, गऊ। उसे तो पढ़ने लिखने से भी मतलब नहीं। पर क्या कहूँ दीदी, आजकल तो हमारे पहाड़ के छोकरों को भी पर लग गए हैं। हाँ हाँ बहन, सुना अपने देहरादून के सोम शास्त्री का लड़का तो ब्याह से पहले ही दशहरे की छुट्टियों में ससुराल भी हो आया। भाभी बहू को लेकर नैनीताल की सड़कों पर घूमते खुद हमारे उनने देखा। अब कहो, बिस्ली दीदी को ऐसी बातों के प्रचार में विशेष दक्षता थी। किसकी लड़की किस पंजाबी के साथ भाग गई, कौन लड़का किस वर्जित कुल गोत्र की लड़की के चक्कर में पड़ा है, ऐसी असंख्य घटनाओं की लिस्ट उनके पास सर्वदा तैयार रहती। इसी साल इंटर का इम्तहान दिया था हमारी लल्ली ने, पर अंग्रेजी में रह गई। पढ़ने में नहीं तो सदा अव्वल आती रही। पर बहन, अंग्रेजी पर्चा ही सुना जब्बर था आपके, करती भी क्या। और फिर हजार कहो, क्या करेगी डिग्री का। लड़की चाहे एमए पास हो या बीटी, फूकना तो चूल्हा ही पड़ता है। और उस कला में हमारी कंचन एक्सपर्ट है। गर्व से चाची ने कंचन की ओर देखा। उस बेचारी पर अहिल्या को मन ही मन दया आ रही थी। सचमुच ही लड़की सुंदरी थी। ऐसा लुभावना चेहरा था जिसे एक बार देखकर सहज में ही आंखें नहीं फेरी जाती। अहिल्या ने चाय और नाश्ते का सामान सजाकर धरा तो बिस्ली दीदी ने उसी के सम्मुख उसका परिचय पूछ दिया। हमारे कलकतिया वाले लल्ला जी की बिटिया है। जा तो बेटी, बसंती को भी बुला ला। अहिल्या बसंती को बुलाने गई तो बसंती ने हंसकर पूछा, कैसी है देखा? ऐसी है कि बस अब के तेरे रज्जू दादा ने नाई की तो कहना पड़ेगा कि हद दर्जे के चुगत हैं। कहते ही उसने दृष्टि अंधेरे कोने की अलमारी से क्रॉकरी निकालते रज्जू दादा को देखा, जिसे वह बाहर के उजाले से आने के कारण देख नहीं पाई थी। बसंती जोर से हंसकर बोली, सुना रज्जू दा, तुम्हें अब सोच समझकर ही उत्तर देना होगा। बेचारी अहिल्या शर्माकर भाग गई। वह क्यों शर्माई और क्यों पागलों की तरह भाग गई, वह स्वयं ही नहीं समझ सकी। चाय पीते समय ही रज्जू को बुलाने की व्यवस्था बसंती को सौंपकर सुभद्रा निश्चिंत बैठी थी। थोड़ी देर में बसंती उठकर गई और फिर माँ के कान में कुछ फुसफुसाकर कह सिर नीचा कर हंसने लगी। मैं तो जानती थी कि वह तो लड़कियों से भी ज़्यादा शर्मावे है, कभी नहीं आएगा। मैंने कहा था इससे कि जा बुला ला, बिजली दीदी के पैर छू जाएगा। पर सुन, जनवासे का इंतजाम देखने चल दिया। खैर कोई बात नहीं बहन, ऐसे हीरे के टुकड़े को भी पसंद नहीं किया तो कहूँगी छोकरे का दुर्भाग्य था। और क्या, आ जाए तो मैं बातें कर लूँगी। बड़े स्नेह से उनके दल को विदा कर सुभद्रा लड़की की ही रूप चर्चा में डूब गई। आहा, कैसा सोने सा रंग है और नज़र कैसी नीची। मेरे एक बेटा और होता तो मैं आंख मूंद कर ले आती। एक हमारे ये रज्जू हैं, ठीक वक्त पर चल दिए। आजकल के लड़के तो सुंदरी लड़की को देखने के लिए छत मीनारों पर चढ़े रहते हैं, और ये छोरा ना जाने क्यों मरी छोकरियों की भीड़ को देखकर ही दुम दबा के भाग जावे है। एक मत से सबने कंचनलता के सौंदर्य का समर्थन किया। बसंती तो अम्मा के पीछे पड़ गई कि वह बिना रज्जू दादा से पूछे ही टीका चढ़ा दे। हाँ जी, और क्या, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीवे है। एक बार तो हाथ लग गए। राजश्री जैसी लड़की को जब इसने पसंद नहीं किया, और तो दीनू ने लाज धर ली, नहीं तो समधियाने में मैं क्या मुंह लेकर जाती। और हुआ भी ऐसा कि जनवासे से रज्जू लौटा और सब उसके पीछे पड़ गए। जैसे भी हो उसे हाँक करनी ही होगी। जो पहले पहल मरी नाक भौं चढ़ावे हैं, उन्हें फिर मिले हैगी कल्लो परी। हाँ, मैं कह रही हूँ रे रजुआ, ऐसी लड़की भाग से मिले है। पर अपने गंभीर चेहरे को और भी गंभीर बनाए रज्जूदा चुप ही बैठे रहे। और क्या, छोटी बहू ठीक ही कह रही हैगी। तूने जरूर कोई ईसाईनी छांट कर धरी होगी। न जाने अम्मा के कर्म में मरने तक क्या क्या दुख भोगना बदा हैगा। और वह रोने लगी। छोटी भाभी जीभ काटकर पर्दे के पीछे छिप गई। हाय राम, क्या कह दिया अम्मा जी ने। पर बुआ की सिसकियां, बसंती का अनुरोध, सब व्यर्थ हो गया। बुआ,
मैं आपसे 1000 बार कह चुका हूँ कि मुझे शादी के चक्कर में नहीं पड़ना है। 7 दिन बाद मुझे सिर पर कफनी बांधकर मौत की घाटी में कूदना है। ऐसे समय में भला शादी ब्याह की किसे सूझ रही है। मेरा एक साथी था बुआ, सदा का स्वल्पभाषी। रज्जू एकाएक वाचाल हो उठा। मेजर राव 8 महीने पहले शादी कर आया था। चीनियों की बर्बर गोलियों ने उसकी देह को छलनी बना दिया। फिर भी वह मोर्चे पर डटा रहा और चीनियों को रुई की तरह धुनता रहा। मैं ही उसकी लाश ढूंढकर लाया था बुआ। यहाँ आने से पहले उसकी 18 वर्ष की विधवा से मिलने गया था। क्या तुम चाहती हो कि एक ऐसी ही 18 वर्ष की विधवा का तोहफा तुम्हारे लिए भी छोड़ जाऊं? कमरा स्तब्ध हो उठा। विवाह की चहल पहल के बीच सहसा नेफा की रणभूमि की नीरवता छा गई। बुआ ने फिर कुछ नहीं कहा। अकेली अहिल्या जमीन खुरसती रही। जब उसने आंखें उठाई तो रज्जू बाहर चला गया था। उसी दिन सुभद्रा ने हृदय पर पत्थर रखकर अपनी बाल्य सखी के यहाँ पत्र लेकर अपने पुत्र को भेजा। रज्जू युद्ध तक विवाह ना करने का संकल्प लिए बैठा है। ऐसी सोने सी लक्ष्मी उसके गृह में उजाला नहीं कर सकी, या उसी का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। आभूषणों के उपहार और दामी साड़ी देने के बाद अहिल्या पर ताई की कृपा दृष्टि बढ़ती गई थी। बेटी, जरा तू लाल कपड़े पर रुई से स्वागतम तो लिख देना। बंगाल में तो तूने ऐसी सजावट तस्वीरें निकालना खूब सीखा होगा। अकेला रज्जू ही सब काम में जुटा है और छोकरों को तो मरी छोकरियों को देखने से ही फुर्सत नहीं है। जहाँ शादी ब्याह के अवसर पर कितनी ही सुंदर कुमारिकाओं का दल तरुण दल पर दाएं बाएं बिजलियां गिरा रहा था और जानबूझकर कभी छलियां कतरवाने, कभी भंडार गृह की चाबी मांगने, कभी जनवासे की असंख्य फरमाइशों का संदेश लिए कई जोड़े बांके लड़कियों की ही भीड़ में धंसे जा रहे थे। वहीं पर रज्जू उस रंगीली भीड़ से कतराकर ही निकला जा रहा था। बसंती के विवाह में अहिल्या एक अनोखे आकर्षण का केंद्र बन गई। सीधी सादी साड़ी का सुलटा पल्ला मारे, एक ही तरह की चोटी लटकाए, दिन रात के शादी ब्याहों में दिखने वाली पहाड़ की परिचित कन्याकुमारियों की भीड़ में अहिल्या की परिपाटी से बांधी गई साड़ी, दमकते हीरे के कर्णफूल, उस पर सर्वथा नवीन हेयर स्टाइल देखकर पहाड़ का तरुण रक्त हिलोरे लेने लगा। अहिल्या लाल टूल के वस्त्र पर स्वागतम के अक्षरों को रुई में उभार कर चिपका रही थी और उन पर गोंद लगा लगा रज्जू उसे थमाता जा रहा था। ताई के कहने पर वह जब स्वागतम बनाने आई तो रज्जू सब सामान लेकर बाहर ही बैठा था। इधर उधर भागते कई लड़के कागजी रंगीन झंडियों को सुतली पर साध कर बड़े यत्न से टाँक रहे थे। एक और लाउड स्पीकर पर घिसे पिटे रिकॉर्ड रिरिया रहे थे। अहिल्या को आती देख झंडी अभियान के दल में खलबली सी मच गई और एक साथ डिग्री कॉलेज के लड़कों का अशिष्ट स्वर अहिल्या और राजू के कानों में पड़ा। लड़के फुसफुसाकर ही बोल रहे थे, किंतु फुसफुसाहट तार सप्तक में ही चल रही थी। अरे डियर, गजब की हेयर स्टाइल है बालों की। साली एक अंग्रेजी फिल्म एक्ट्रेस है, सोफिया लॉरेन, वैसा ही चेहरा है यार, पहाड़ी नहीं हो सकती। दूसरी फुसफुसाहट अचानक लाउड स्पीकर के रुक जाने से और भी स्पष्ट होती। अबे हट यार, 100% पहाड़ी है, ओवरसियर साहब की भतीजी है। सच सच यार, बाप कसम। आपकी नेशनैलिटी पर ही शायद बहस चल रही है। तोहिना का व्यंगपूर्ण स्वर सुनकर अहिल्या ने चौंक कर पीछे देखा और हंस पड़ी। क्या करूं छोटी भाभी, उन बेचारों का क्या दोष। शायद मुझे पहाड़ आने से पहले यहाँ के अदब कायदे जम कर ही सीखना उचित था। हाँ, तुम्हें देखकर तो कोई भी पहाड़ी नहीं कहेगा। यहाँ कन्योचित शिष्टाचार को बहुत महत्व दिया जाता है ना। छुरी चुभाकर तोहिना फिर भीतर चली गई। रज्जू निःशब्द दोनों की बहस के बीच ही गोंद की शीशी लेकर चला गया था। अहिल्या की आंखों में अपमान के आंसू छलक आए, पर स्वागतम की पट्टी को संभाल कर उसने सूखने रख दिया और कागज की कतरनों को बटोरकर साफ करने लगी। आज ही नहीं, पिछले 3-4 दिनों से छोटी भाभी उसे कई बातें सुना चुकी थी, पर अहिल्या जिस ग्रह की अतिथि बनकर आई थी उसकी मर्यादा का उसे पूरा ध्यान था। तोहिना के ताजे अपमान की चोट को भी वह भुलाकर बसंती के पास चली गई। विवाह के आह्लादपूर्ण वातावरण से गृह का ओर छोर भीग उठा था। बाहर पत्थर के आंगन के ऊपर रंगीन शामियाना टांग दिया गया।
नीचे बिछे दामी भारी गलीचे पर कई बच्चों का दल कलाबाजियां खा रहा था। वर के स्नान से अभिषेक की गई हल्दी से पूर्वांग संपन्न हो गया था। बड़ी सी पीतल की परात में दोनों घुटनों में मुंह छुपाए बसंती को लाल रोली के स्वास्तिक बने पटले पर बिठाकर तीनों भाभियां कुमाऊनी विचित्र अनिबद्ध स्वर लहरी के साथ हल्दी पोत रही थी। बसंती का पीला चेहरा हल्दी के पीलेपन से रंगकर और भी पीला लग रहा था। वह बार बार भाभियों की ठिठोलियों के बीच डुबकी सी मारकर घुटनों में सिर छिपाए ले रही थी और बार बार भाभियां उसका चेहरा जबरदस्ती उठा उठाकर फिर हल्दी से रंगे जा रही थी। शरीर पर एक गहना भी नहीं था। एकमात्र पीली धोती में वह रत्न सी चमक रही थी। कन्या के निराभरण रहने पर विवाह की बेला में आभूषणों से सहसा लज जाने पर उसका सौंदर्य द्विगुणित हो उठता है। ऐसी कुमायों की परंपरा है। सुभद्रा की विराट देह जामदानी बरेली के लहंगे और दोहरे पिछौड़े में और भी जंगी लग रही थी। उसके पीछे पीछे भागती, कभी नारियल लाती, कभी हल्दी कुमकुम का थाल लिए घूमती उसकी तीनों बहुएं बड़ी बड़ी नथों को झुलाती तस्वीर सी लग रही थी। अहिल्या स्वदेश की प्रत्येक परंपरा पर मन ही मन न्यौछावर हो रही थी। आज तक उसने बंगाल की सप्तपदी ही देखी थी। आज उसे विवाह का एक नया ही रूप देखने को मिल रहा था। जी में आ रहा था कि पापा मूवी कैमरा लाए होते तो सब तस्वीरें उतार कर धर लेती। ताऊ जी लाल रेशमी अधोवस्त्र के ऊपर रेशमी कुर्ता पहने, सिर पर बांधे साफे की कलगी झुलाते इधर उधर भागे जा रहे थे। कन्या पक्ष का पुरोहित आंगन में गाव तकिया लगाए नखरे दिखा रहा था। कभी उसे कस्तूरी और मुलैठी डला पान चाहिए तो कभी काली मिर्च और सौंठ की चाय। आगे की कथा अगले अंक में। बहुत बहुत धन्यवाद।